सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, जब से नया साल का आगाज़ हुआ है, इस साल में हुकूमत का जो रवैया है वो कदरे अब ठंडा भी हो रहा है। वो जो एग्रेशन था अपोजिशन के हवाले से या बाकी लोगों के हवाले से, उसमें कदरे तहम्मुल आया है। और तहम्मुल इसलिए भी बड़ा ज़रूरी होता है हुकूमतों के अंदर के मामलात को चलाना, चाहे वो पार्लियामान के अंदर हो चाहे पार्लियामान के बाहर हों। नैब ऑर्डिनेंस इस साल के आगाज़ में आया, इस पर ख़ासी तनकीद भी की गई कि नैब ऑर्डिनेंस अब लोगों को बचाने के लिए, लेकिन नैब के ऑर्डिनेंस पर एक तरह से तारीफ़ भी की गई कानूनी माहिरीन की जानिब से कि नैब को अपनी हुदूद और क़ुयूद में रखा जाए। नैब इससे ज़्यादा मजबूत होगा कि बहुत ज़्यादा जो केसेस उनके पास थे वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन नैब के मामलात के हवाले से जब भी जो भी हुकूमत आई, अपोजिशन ये कहती आई कि नैब को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। ये नैब किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाला इदारा तो ज़्यादा है, एहतसाब करने वाला इदारा बहरहाल कम है। ये तनकीद नैब के इदारे पर होती रही। लेकिन नैब ऑर्डिनेंस के बाद अब अपोजिशन उसके किस तरह से हिमायत करेगी, किस तरह से साथ होगी, और कुछ वज़रा हुकूमत के वो भी अब बात कर रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना है। अब सबको साथ लेकर चलने की बात आपको याद होगी कि अपोजिशन लीडर ने यह बात की थी कि चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी होना चाहिए। उस पर खासी ले दी हुई कि वो एनआरओ मांग रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल पार्लियामान में अगर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर चलें तो मुल्क का निज़ाम और मुल्क की पार्लियामान दोनों चल सकती है। हम बात करेंगे इस वक्त कि ये साथ कितना देर तक हुकूमत का अपोजिशन दे सकती है, किन किन मामलात पर हो सकता है, और हुकूमत का रवैया क्या इस साल नए साल के अंदर क्या वो वाकई अब जारहाना होगा या उसका रवैया क्या होगा। हमारे साथ सिद्दीक अल फारूक साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक अल फारूक साहब आपके वक्त का। इस वक्त डॉक्टर उमेश कुमार साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया राना ताहिर साहब ने, इस्लामाबाद स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आगाज़ कर लेते हैं डॉक्टर साहब आपसे, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ पहले आ जाए तो फिर उसके बाद उसके जवाबात और उस पर तज्ज़िया भी हो। डॉक्टर साहब, हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस ले आई, बहरहाल इस पर एक अलग बहस है, बहुत बहस हो गई है इस पर कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं। लेकिन नैब ऑर्डिनेंस के आने के बाद और इस सारे अमल में क्या अब हुकूमत इस साल 2020 में अपने रवैये को टेस्ट मैच की तरह रखेगी या 2020 की तरह जारहाना अपोजिशन के खिलाफ ही मामलात चलाए जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2019 से 2020 मुख्तलिफ होना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बनती है कि हम थोड़ा सी के साथ आगे अगर बढ़ते हैं। जैसे अभी कल से थोड़ी सी मिल मुलाकातें और ये बढ़ रही हैं और कोऑर्डिनेशन बढ़ रही है, तो उसके नताइज अच्छे निकलेंगे। अगर दोबारा हमने कोऑर्डिनेशन नहीं की और इस तरीके से अब अगर हम चलते रहे और अपोजिशन मुखालफत बराए मुखालफत करती रही और गवर्नमेंट जो है वो अपनी डायरेक्शन के ऊपर करती रही कि हम अकेले ही जो है वो बादशाह सब कुछ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो इस वक्त मुल्क के अंदर, ये जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन जो चल रही है, स्पेशली ईरान और अमेरिका वाली, ये सिचुएशन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा गंभीर इस वजह से है कि ईरान वो कंट्री है जिसने पाकिस्तान को पहले वेलकम किया था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। और दूसरा, अभी जब कश्मीर का इशू आया तब भी पहले ईरान की असम्बली थी जिन्होंने हमें खुल के सपोर्ट की और असम्बली के अंदर हमारे लिए करारदाद मंजूर की। तो एक तो ये जो तनाज़ा चल रहा है, ये जंग कोई मामूली जंग नहीं है। ईरान का रिएक्शन नहीं, बड़ा रिएक्शन ईरान का आएगा ही आएगा। वो रिएक्शन कहीं पे भी आ सकता है। वो रिएक्शन अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन जगहों पे आ सकता है, वो अमेरिका की और जहाँ जहाँ पे स्पॉट है, जो वहाँ पे भी ईरान को टारगेट ईजी होगा वहाँ पे आएगा। तो उसके असरात कहाँ तक पड़ते हैं, आपने देखा कि तेल की जितनी भी मौसलात हैं वो सारी ईरान से गुजरती है। ग्वादर का आगे हमारा काम है, आगे तेल की प्राइस जो बढ़ती है उसके असरात हमारे को क्या पड़ते हैं। तो इन सारे इश्यूज़ के ऊपर अगर देखा जाए तो हम अपने मुल्क के अंदर पहले ही इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में, पहले ही हमारे डिफरेंसेस इदारों के बीच में जो है एक वो भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं।
दूसरी तरफ हमारे ईस्ट वेस्ट बॉर्डर को अगर देखें तो वो एक और तनाज़ा चल रहा है। इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त, सेंसिबल तरीके से सेंसिटिव माहौल को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए 2019 से सबक सीख के आगे बढ़ेंगे। सियासत नहीं करेंगे मुल्क के सोवेनिटी के हवाले से, मुल्क की बिल्कुल ठीक है, सियासत नहीं होनी चाहिए। कौमी मफादात के मामलात जो हैं, कौमी मामलात हैं, उस पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए। और इस वक्त अपोजिशन में बड़ी और मंझी हुई सियासी जमातें हैं जो खुद हुकूमतों में रह चुकी हैं। सदीक अल फारूक साहब, कौमी मामलात हों, उन कौमी मामलात के साथ साथ जो इस वक्त नैब के मामलात हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई है तो वो आपके है, जमात के, तो फिर आपको लगता है कि इस वक्त 2020 एक मैच्योर पार्लिमानी साल के तौर पर नज़र आएगा और आप भी फिर साथ देंगे हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल साहब। ये आपने जो फरमाया कि 2020 एक मैच्योर्ड पॉलिटिकल अप्रोच और मैच्योर्ड सियासत के तौर पर सामने आएगा, सियासतदान बेहतर रवैया इख्तियार करेंगे, तो अपोजिशन ने तो पीटीआई की हुकूमत को उस वक्त भी बचाया जब यहाँ धरना शुरू हुआ जी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत सारी जमातों ने साथ दिया और धरने की मुखालिफत की। फिर जो इक्तिसादी सूरत हाल इन्होंने जहाँ मुल्क को पहुँचाया, इसमें अभी आपने जो जिक्र किया कि एक इक्तिसादी चार्टर की बात की, इसके अलावा जब इंडिया ने बालाकोट में आके जो एग्रेशन किया उस पर पूरी कौम अपोजिशन ने साथ दिया। ये कौन था जो यहाँ से उठा और वहाँ पहुँच गया सिंध और जाके अपना पीपल्स पार्टी की क़यादत को बुरा भला कहा और फिर टेंशन पैदा कर दी, या बार बार के मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, नैब आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है, तो आप कौन होते हैं पकड़ने वाले। अब ये जो नैब के कानून की आपने बात की, जब इन्होंने देखा कि इनकी गर्दन में अब फंदा फंसने वाला है, 1.5 साल से अपोजिशन को तो इन्होंने बेबुनियाद मुकदमों में चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब हों, चाहे वो अपना मरियम नवाज़ हो, चाहे वो हमारे जो है शायद खाकान साहब हों, चाहे एहसन इकबाल हों, चाहे राना सनाउल्लाह साहब, ये सब जो हैं, क्या किया इन्होंने इनके साथ। नैब के बारे में मेरे और आपके या अपोजिशन के रिमार्क्स तो अपनी जगह, आला अदलिया ने क्या रिमार्क्स दिए। यहाँ हम चेयरमैन नैब को बैनुल-अक़वामी जो एंटी करप्शन डे के दिन तकरीर करता देखते हैं और सुनते हैं तो लगता है फ़रिश्ता आसमान से उतर आया है। और नैब ऐसा इदारा है जिसमें सारे ही फरिश्ते हैं, नायब कासिद से लेके ऊपर तक, और जब मामलात सामने आते हैं तो कुछ और ही होता है। तो बिल्कुल हमें ये जो कहा कि सियासत नहीं करेंगे, हमने सियासत ही करनी है, सही, दुश्मनी नहीं करनी। वो सियासत जो आइन में मौजूद है, वो सियासत जो जमहूरियत सिखाती है, एक दूसरे का एहतराम, मुल्की मफादात को सामने रखना, किसी वक्त लचक दिखाना, लेकिन उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करना, ये सियासत है। ये थोड़ा ये टांगे खींचे और लोगों को दीवार से लगाएं। तो हम तो सियासत करना चाहते हैं, लेकिन ये जो नौ आमोज और नौ वारिद हैं पीटीआई की लीडरशिप में समेत इमरान खान के, और ये जो जिन्हें पता नहीं है कि उसूल क्या होते हैं, और जो यू टर्न पे यू टर्न लेने वाले हैं, खुदा करे इन्हें भी समझ आ जाए सही कि मुल्की चले 2020 जो है, एक लम्हा इन्होंने अपने आप को आज सुरा एक लम्हा अपने आप को देखिए। आज जो अपना ईरानी जनरल सुलेमानी शहीद हुए और जो उसका रद्द-ए-अमल है, उस पे अमरीकी वजीर खारजा खित्ते के मुमालिक के वज़राए खारजा से बात करते हैं सही, और पाकिस्तान के ना वजीर खारजा को पूछते हैं ना वजीर आजम को पूछते हैं, टेलीफोन कहीं और करते हैं। तो देख लीजिए क्या सूरत हाल है। चले इस पर भी बात करते हैं आगे चल के कि ईरान के क्या मामलात हो सकेंगे, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत और अपोजिशन के मामलात हैं पार्लिमान और नया साल के हवाले, समी इब्राहिम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। समी साहब, इस वक्त नया साल जब शुरू हुआ तो कुछ वज़रा के बयानात बड़े हौसला अफजा थे, और वो जब मैंने इब्तिदा में ये बात की कि एग्रेशन वाला जो काम है कुछ लोगों की जानिब से वो आ रहा था, फिर नैब ऑर्डिनेंस आया तो बहुत सारी चीज़ें भी इस वक्त खुल रही हैं, बहरहाल उसकी मुखालिफत भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये नए साल में पार्लिमानी सियासत के अंदर और पार्लिमानी जो जमातें हैं इस वक्त,
उनका रोल भी उस तरह से बढ़ गया क्योंकि कौमी मामलात बड़े अहम और आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, इस 2020 में आपको हुकूमत और अपोजिशन के रवैयों में क्या नजर आ रहा है? समी इब्राहिम साहब, आप सुन सकते हैं? समी साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं जी। इस वक्त राना ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपको लग रहा है 2020 मुख्तलिफ हो जाएगा हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी? जी मुदस्सर, देखें, मेरी गुजारिश ये है भाईजान कि सियासत में तहम्मुल और बर्दाश्त सबसे अहम चीज़ होती है। अब ये तलखियाँ भी आती हैं सियासत में, ये नहीं कि किसी भी मुल्क में, बड़े से बड़े जमहूरी ममालिक में भी तलखियाँ भी आती हैं। अभी आप अमेरिका में देखें ट्रंप साहब के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है, तो ये चीज़ें चलती रही हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का भी एक दूसरे के बारे में बड़ा तल्ख रवैया रहा है। तो अगर हमारी कौमी सियासी जमातें जो हैं वो कौमी मामलात पर इत्तफाक़ राय पैदा करती हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये देखें, गुज़श्ता जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं होता। बेहतर यही होता है, जमहूरियत की रूह यही है कि एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए, और बर्दाश्त जो है ये दो तरफ़ा होती है, एक तरफ़ा नहीं होती। जहाँ तक सियासी मामलात हैं, हर सियासी जमात का हक़ है कि वो अपना नुक्ता नज़र अवाम के सामने पेश करे। वो देखें, जब इलेक्शन होते हैं उसमें दुनिया भर में सियासी जमातें सियासी मुखालफिन पर इल्ज़ामात लगाती हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद एक अच्छी फ़िज़ा में वो सारा निज़ाम आगे बढ़ता है। अपोजिशन हुकूमत की गलतियों पर तनकीद करती है और हुकूमत उसको हौसले से बर्दाश्त करती है। ये होता है जमहूरी कल्चर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अब हमारी कौमी सियासी जमातें जो हैं वो अगर कुछ मामलात पर आपस में बात कर रही हैं, ये बहुत सिलसिला पहले शुरू होना चाहिए था, साल पहले हुकूमत बनने के बाद ही। अपोजिशन और हुकूमत में इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, लेकिन निज़ाम चलाने के लिए दोनों में मुख्तलिफ औकात में मशावरत अगर होती रहे तो इसका मुल्क को फ़ायदा होता है। लेकिन यार लोग जो हैं उनको, कुछ लोगों को इसकी बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि जी उन्होंने खामखा, आप देखें कि तनकीद शुरू कर दी कि जी ये क्यों हो रहा है, फ़लाँ क्यों हो रहा है। भाई, हर सियासी जमात जो है वो किसी दानिश्वर की मरहून मिन्नत तो नहीं है। हर सियासी जमात अपने मंशूर और दस्तूर के मुताबिक अपना निज़ाम चलती है। अब मैं यहाँ बैठ के कह दूँ कि जी मुस्लिम लीग नून ने ये क्यों किया, मुस्लिम लीग नून जो है वो एक कौमी सियासी जमात है, वो अपने फैसले करती है। हम अपनी राय देते हैं, अपना एक एनालिसिस पेश करते हैं, लेकिन फैसले करने का इख्तियार तो उन सियासी जमातों को है, खा वो पीटीआई हो, खा मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो। तो ये हम क्यों कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो सियासी जमातें हमारी लाइन पर चले? नहीं, जिस तरह से सियासी जमातें पूरी तरह से तनकीद जो है वो एक दूसरे पर कर सकती हैं, उसी तरह से सवाल भी उनसे उसी तरह से हो सकते हैं, लेकिन फैसला करने का इख्तियार उन्हीं सियासी जमातों के। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सियासी जमातों का है ना? जी, समी साहब से बात कर लेते हैं। समी साहब, इस वक्त 2020 जब आगाज़ हुआ है तो सियासी जमातों का बड़ा एक रवैया कौमी मामलात के हवाले से हमें पार्लिमान के अंदर बड़ा मस्बत नज़र आ रहा है। आपको क्या मुख्तलिफ इसमें 2019 से नज़र आ रहा है कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो 2020 में, वो पार्लिमान के अंदर हो या पार्लिमान के बाहर हो, वो अपना किरदार अदा करेगी? देखिए, एक चीज़ जो मुख्तलिफ नज़र आ रही है वो है एहतसाब का तरीक़ाकार। अब हुकूमत ये कह रही है कि हम जो एहतसाबी तरीक़ाकार है करते हैं, और यही अपोजिशन की डिमांड थी। चाहे आप उसे ट्रांसपेरेंसी कह लें या उसे वो ये समझ रही थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है उससे उनकी विक्टिमाइजेशन हो रही। तो अब क्योंकि मिलके एहतसाब का वो तय करेंगे प्रोसेस, तो मुझे लगता है कि इस पर सब खुश हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि उसे वो पकड़ा जाए। और हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब तो 1.25 साल 1.5 साल हो गया, उनकी फाइलें भी बन चुकी होंगी। तो अगर एहतसाब का निज़ाम अपनी मर्जी का बन जाए पॉलिटिशियंस का, तो इसमें कोई फिर किसी का कोई झगड़ा नहीं है। तो यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हर ताकतवर जो भी ताकतवर लोग हैं उन्होंने एहतसाब का निज़ाम अपनी मर्जी से ही बनाया होगा। तो बस मुझे तो ये एक फ़र्क नज़र आया कि अब एहतसाब का निज़ाम सब मिल के बनाएंगे, जिन लोगों पर इल्ज़ाम है वही तजवीज़ देंगे कि क्या होना है, किस तरह होना है, और बस फिर ऑल इज सेट। दिस इज 2020। सही है। तो फिर 2020 का एहतसाब जो है, डॉक्टर रमेश कुमार साहब,
वो फिर खुद सेट हो जाएगा, इसको पकड़ लिया जाए, ये तरीकाकार तय हो जाए, ये फिर एक तरीका होगा कि बैठ के एक ऑर्डिनेंस होगा कि इसको अलग कर दें, इसको रख लेते हैं, इसको ना पकड़ा जाए, इसको पकड़ लिया जाए, तो फिर वो पार्लियामान में ताकतवर लोग तय करेंगे। एक तो समी इब्राहिम साहब हमेशा अकेले चले जाते हैं, हमें साथ लेके नहीं जाते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम में बुला लेते हैं, तो हम आज उसको मिस कर रहे हैं कि उसको लाइव नहीं देख रहे हैं। दूसरा ये कि समी इब्राहिम ने जो कहा, देखें ये रोल पार्लियामेंट का बनता है, मगर अब मीडिया जो है वो आज़ाद है। मैं समझता हूँ कि अगर हम ये देखेंगे कि हमारे लोग करप्ट हैं, ये हैं, वही कानून बनाएंगे, वो चीज़ नहीं चलेगी। हम ज़मीर वाले लोग अगर अपनी आवाज़ उठाएं, मैं जहाँ भी रहता हूँ, हर हुकूमत में रहा हूँ, मगर आपने देखा है कि जब भी कोई गलत बात होती है उसको सपोर्ट नहीं करता। मियाँ साहब के पास भी था, PMLN में भी था, PTI में था। अपने ज़मीर के साथ काम करें तो आप कोई जो है कोई गलत बात को आप सपोर्ट, मगर जो लॉलीपॉप होते हैं जो सिर्फ जो कहते हैं कि हमारा लीडर हमेशा सही है, बस वही हमारे वतीरों को सपोर्ट करना है, तो फिर मैं समझता हूं कि जो समी इब्राहिम कह रहा है वही होगा कि भाई हमें हाँ से हाँ मिलानी है, हमें अपना दिमाग जो यूज़ नहीं करना है। वो अब वक्त चला गया है, अब हम 21वीं सेंचुरी में चल रहे हैं और अब हालात चेंज हो चुके हैं, आज़ाद मीडिया है, के बाद अब क्या जब जहाँ पे करप्शन होगी, जहाँ पे गलत चीजें दे सकते हैं। देखिए, आप मुखालिफ वार्ड की बात में आती है और 18th अमेंडमेंट सिर्फ आपको रोकती है फाइनेंस बिल के ऊपर, मगर दूसरी लेजिस्लेशन के ऊपर आप अपना जहन चलाएं। आप जहां पे आपको गलत चीज लगे आप उस चीज के ऊपर डिस्कस करें अपनी लीडरशिप के साथ कि हमारा ये मैनिफेस्टो था, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि अब अगर आप गलत चीजों को हाँ करेंगे, खुदा एक दिन आपसे भी पूछेगा। हर बंदे को अपनी जगह पे खुदा को जवाब देना होता है। गलत चीज को सपोर्ट करना ये कम से कम हमें नहीं माँ बाप ने सिखाया, नहीं उस्ताद ने सिखाया, लीडर हमें सिखाएगा तो भी हम नहीं वो सीखेंगे। हम वही कहेंगे जो हमारा ज़मीर कहेगा कि ये चीज सही है, उसको सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। और ये चंद लोग हैं, चंद लोग हैं जो ये कहने के लिए तैयार है। तो आप इस आज़ाद मीडिया के अंदर कोई ऐसा नहीं समझे कि गलत कानून अब पास हो जाएंगे। अब गलत कानून पास होने का वक्त चला गया। अब अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होगी, किसी को स्पेयर करने की कोशिश की गई, तो दूसरे दिन समी इब्राहिम भी प्रोग्राम करेगा, अहमद मीर भी प्रोग्राम करेगा, फरिया इदरीस भी प्रोग्राम करेगी। प्रोग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सवाल भी हो जाएंगे, तनकीद, लेकिन ये है कि वहां से अगर कानून सारी जमातें मिलकर पास कर ले तो वो मामला हो। सिद्दीक अल फारूक साहब, सबसे ज्यादा मैंने जैसे पहले कहा कि निशाना तो आपकी जमात बनी, आपके लीडरान बने हैं, आपके रहनुमा बने हैं, तो अगर ये अब मामला आता है कि किस तरह से एहतसाब का अमल तय होगा तो फिर आप हुकूमत के साथ होंगे? देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने नैब के हवाले से जो रिमार्क्स वक्तन फ़वक्तन दिए उन्हें सामने रख लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि नैब के जो कवानीन थे वो तो बहुत ज़ालिमाना और बहुत जाबिराना थे। बुनियादी मकसद उनका सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाना और हुकूमतें तब्दील करवाना था, तो वो अब तक चलता रहा। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपोजिशन, सिद्दीक उल फारूक जिस जमात में है वो जमात भी ऊपर से लेके नीचे तक एहतसाब की मुखालिफ नहीं है, ना होगी। हम ये कहते हैं कि एहतसाब करें जो इंसाफ के मुताबिक हो। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे जानते हैं, मुझे उठाया परवेज़ मुशर्रफ ने, 2 साल 8 महीने अपने पास रखा और फिर बाकी जेल में 2 साल रखा। उस दौरान फिजिकल यानी मुझे जिस्मानी तौर पर मारा पीटा भी गया। सही 2 साल कैद के बाद मैं रिहा हुआ तो मुझे मुकम्मल इंसाफ 11 साल के बाद मिला सुप्रीम कोर्ट से, और वो भी रिव्यू पिटीशन में। मुझे हिलने नहीं दिया गया, झूठे मुकदमे में डंप करके मुझे भूल गए। 8 महीने मेरे घर वालों को पता ही नहीं था कि कहाँ हूँ। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हम इसे डंप करके भूल गए थे,
हम माफ़ी चाहते हैं, अब हम इसे जेल भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और फुल बेंच ने बजाय मेरी हब्से बेजा साबित होने के कि वो तस्लीम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि मुझे वहीं से वो रिहा कर देते, उन्होंने मेरा फिजिकल रिमांड मजीद 15 दिन का दे दिया, अगली तारीख के फिर 15 दिन का, उसकी अगली तारीख पे फिर 15 दिन का। ये हालत थी उस वक्त के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की। तो और ये नैब था, इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। और अब भी यही कुछ चलता रहा है। अब शुक्र है खुदा का, कुछ बकौल साबिक चीफ जस्टिस के कि 2009 के बाद की अदलिया है, अगरचे उसमें साकिब निसार भी आए, लेकिन बहरहाल ये अब फैसले आ रहे हैं। तो अब जब मैं फिर अर्ज़ करूँगा, जब इमरान खान और उनकी पार्टी के बड़े बड़े लोगों के BRT और जनाब बाकी मुकदमात और बिलियन ट्री सोनामी और इनमें और तक इंक्वायरियाँ हो के उनकी अपनी सामने आ गई और उनकी गर्दन एहतसाब के कानून में, नैब के कानून में फंसने लगी, तो रातों रात वो आर्डीनेंस ले आए। हाँ, हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक और कुरान और सुन्नत की रोशनी में, आइन की रूह के मुताबिक इसमें तरामीम करें, तरामीम की जाए, लेकिन तो आइन और कानून के मुताबिक। आपकी हुकूमत के साथ नहीं, मुझे हम इन मुनसिफाना एहतसाब के लिए साथ। ठीक है, मुनसिफाना एहतसाब। मुझे ब्रेक से जाने से पहले राना साहब, ये अब दोनों जमातें, तीनों जमातें, 4 जमातें, लोगों पर इस वक्त सब पर केसेस का मामला है। जब ये जमातें पार्लियामान में बैठेंगी तो फिर फैसला तो वो खुद करेंगी। वो कह रहे हैं कि आप प्रोग्राम भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामों का क्या असर होगा जब कानून ही बन जाएगा? देखिए मुदस्सर, बात यह है, मोहतरम सदीकुल फारूक साहब ने जो अभी फरमाया कि साबिक चीफ जस्टिस ने भी कहा कि 2009 के बाद की अदलिया मुख्तलिफ है, तो बात यह है कि साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा साहब जिन्होंने ये फरमाया कि 2009 के बाद की अदलिया मुख्तलिफ है, उन्हीं की सरबराही में वो बेंच था जिसने मियाँ नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया। तो हमें अदलिया के तमाम फैसलों का एहतराम करना चाहिए। ये नहीं कि जो चीज़ वो हमारे हक़ में कह दें उसको तो हम कहें कि बहुत अच्छी बात है, और जो हमारे ख़िलाफ़ कह दें वो हम कहें कि ठीक नहीं। अदलिया ने बहरहाल कानून की बालादस्ती के लिए जो इक़दाम किए हैं, जो फ़ैसले किए हैं, वो बिलाशुबा बड़ी अहमियत के हामिल हैं। 2009 से पहले भी हमारे मुल्क की अदलिया में बड़े नामवर जज रहे हैं और उन्होंने, सारे जज एक तरह के नहीं थे, बहुत तारीखी फ़ैसले किए। जस्टिस कार्नेलियस भी थे, जस्टिस दुराब पटेल साहब भी थे, बहुत बड़े बड़े जज रहे हैं इस मुल्क में। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें अपनी अदलिया पर फ़ख्र है। लेकिन बात जो आपने नैब की ना, ये देखें, नैब जो है ये ज़रूरत है पाकिस्तान की एक ऐसा इदारा जो शफाफ तरीके से एहतसाब कर सके और वो बिला इम्तियाज़ हो। सही, उसमें किसी को खा वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। ये जो बात की जा रही है कि जी इदारा ही नहीं होना चाहिए नैब का, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं। ये तो नहीं, आपने नहीं सर कहा, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि नैब का इदारा ही नहीं होना चाहिए। तो बात ये है कि ये एहतसाब जो है, देखें, ये आसफ जरदारी साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि ये बहुत पुराने केसेस भी इनके खिलाफ चल रहे हैं। जब मियाँ साहब की हुकूमत थी उस वक्त से इनके खिलाफ केसेस थे। तो ये कहना कि बिल्कुल कोई बंदा जो है सारी कौम ही फरिश्ते हैं, ये नहीं। एहतसाब का मौसर शफाफ निज़ाम होना चाहिए, नैब को बाइख्तियार बनाया जाना चाहिए और उसमें इम्तियाज़ नहीं बरतना चाहिए कि फ़लाँ का एहतसाब हो सकता है, फ़लाँ का नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये असल में ये इम्तियाज जी, मैं मुझे ब्रेक लेना क्विकली सर, 30 सेकंड जी। जुल्फ़िकार खोसा साहब, इन्होंने खोसा साहब की बात की है। खोसा साहब की क़यादत में जो बेंच था, नवाज शरीफ को जिस तरह उन्होंने नाअहल किया और जो वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी या क्या उसको कहते हैं जी, वो उसी में मालूम लिखा हुआ है कि एसेट क्या है, जो रिसीवेबल हैं वो एसेट नहीं है, और जिस काम अकामा पे उन्होंने जो कुछ किया है वो उसको जो दुनिया भर के कानून जानने वाले कह रहे हैं वो सामने। मैंने ये कहा है कि अच्छे फैसले भी आए हैं, अच्छे फैसले भी आए हैं। ये थोड़ा ही कहा कि सारे फैसले, बिल्कुल सही है सर, सारे फैसले अच्छे किए। तो सर मेरे पास तो बतौर कारकुन वो 2 साल काम वो अदालत का हिस्सा वो अदालत का हिस्सा हो गए। अब उस पर यकीनी तौर पर अदालतों के मजीद फैसले भी वो सामने आएंगे। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। सदीकुल फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर रमेश कुमार के बैन अल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की जो एक नई फहरिस्त अमेरिका की जानिब से जारी हुई है, क्योंकि दोनों इस डिपार्टमेंट से मुताल्लिक भी रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान का नाम शामिल है और इंडिया जो कुछ कर रहा है और हो रहा है वहाँ क्यों नहीं बात की जा रही अमेरिका के हवाले से। ब्रेक लेते हैं।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, दिसंबर के आखिर में आपने एक खबर देखी होगी, एक फहरिस्त जारी की गई थी अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसमें कुछ ममालिक में मुनज़्ज़म तौर पर मजहबी जो आज़ादी है उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक की एक फहरिस्त जारी की गई थी। उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, एरिट्रिया भी है, सऊदी अरब भी है, तुर्कमानिस्तान भी है, नाइजेरिया भी है, मुख्तलिफ ममालिक हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जब ये लिस्ट सामने आई उस वक्त भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान की जानिब से भी किया गया। आज हम बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त दो ऐसे मेहमान मौजूद थे, इसलिए हमने इस टॉपिक को भी रखा। एक तो सबसे बड़ी अक़लियत जो हिंदू बरादरी है पाकिस्तान में, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को सर्व करते रहे हैं, तमाम मज़ाहिब से उनका ताल्लुक़ रहा है और बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है सिद्दीक़ अल फारूक साहब का। मैं रमेश कुमार साहब आपसे जानना चाहूँगी, ये पाकिस्तान का इसमें नाम शामिल किया गया, हम बिल्कुल हमारे हमसाये में देखते हैं जो इस वक्त इंडिया में सूरत हाल हो रही है और बाकायदा मुनज़्ज़म हो रही है, वहाँ ये चीज़ें नहीं लाई जा रही हैं। ये क्या वजह है कि बड़े ममालिक या जिनकी इकॉनमी अमेरिका के साथ जुड़ी होती है वो ऐसी लिस्टों में, ऐसी फहरिस्तों में ना हो, और पाकिस्तान के लिए ऐसी लिस्ट बना दी जाए कि पाकिस्तान जहाँ इतनी मजहबी आज़ादी की बात कर रहा है और मजहबी रवादारी की बात कर रहा है तो ये आ जाना, या वाकई कोई ऐसी सूरत हाल है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम आया? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमें इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ, जो पाकिस्तान बना, वो अक़लियतों के हकूक़ के लिए बना, और इस वजह से पाकिस्तान की बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अक़लियत के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, नंबर 1। आपने दूसरी बात की कि इंडिया का जो है वो क्यों नहीं है। इंडिया की डिप्लोमेसी अपने बिजनेस टाइज की वजह से बिल्कुल ज़्यादा है, जिसकी वजह से कश्मीर के ऊपर भी दुनिया के अंदर वो आवाज़ नहीं उठा। मगर इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया ने जो कैब का बिल जो पास किया जिसकी वजह से वहाँ पे इनसिक्योरिटी फील की जा रही है। मगर अगर आप कहें कि इंडिया में ये नहीं है तो उन चीज़ों को मैं इतना नहीं मानता। सही। रही बात यहाँ की, मगर हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। रही बात यहाँ की, अब आपने कहा कि रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से 19 जून 2014 की जजमेंट, 9 फरवरी 2014 को अचानक मुझे बुलाया गया चीफ जस्टिस तसदुक हुसैन जिलानी साहब ने। 19 जून 2014 की जजमेंट मेरे 16 हेयरिंग के आर्ग्यूमेंट से, जिसके ऊपर क्योंकि मुझे बुलाया गया स्पेशली मैं पेश हुआ, उसकी 7 पैरा हैं, आज तक एक पैरा के ऊपर हम अमल नहीं कर सके हैं। क्यों? हमारी माइनॉरिटी कमीशन के लिए दुनिया हमें कहे कि भाई आप माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाते हैं। ये कौन सी माइनॉरिटी कमीशन है जिसमें माइनॉरिटी में हो, आप मेजॉरिटी को वहाँ पे अंदर डाल दें जिसका कोई रोल ही नहीं बनता। इवेक्यूटस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, आज भी आपके 4 वहाँ पे हिंदू मेंबर होते हैं, 4 सिख होते हैं, आप 8 और 18 मेंबर आप मुस्लिम रखते हैं, जबकि वहाँ पे 1800 मंदिर और गुरुद्वारे हिंदू और सिख कम्युनिटी से हैं। कोई उनका रोल नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी का, किसी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी का रोल नहीं है। 72 सालों के अंदर हिंदुस्तान में मुसलमान वजीर अक़लियती बनता है, मुसलमान ही उसका चेयरमैन बनता है, इसराइल में मुसलमान बनता है, मगर पाकिस्तान के अंदर कभी हिंदू और सिख नहीं बना। क्यों? तो हमें अपने अंदर देखना चाहिए। तो फिर आपके हमें तो स्पेशली मदीना रियासत का जो हम मिसाल देते हैं मौजूद, तो तब ये मुझे याद है, ये बड़ा उस वक्त बड़ा लंबा केस चलता रहा था, 2014 के बात है, तब भी ये नहीं हो पाया। फिर आप इस हुकूमत में हैं, यहाँ क्या वजह है कि फिर ये रुक रहा है? मैं इस पर आपसे कमेंट, लेकिन मैं कमेंट ले लूँ इस पर, क्योंकि सिद्दीक़ अल फारूक साहब आप बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है इन तमाम कम्युनिटीज़ के साथ, कि ये पाकिस्तान में इस तरह से सूरत हाल हो जाना और पाकिस्तान का इस तरह से नाम आ जाना, ये क्या ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल थी या है? देखिए, जो बात डॉक्टर रमेश साहब ने कही है, जिस पस मंज़र में मैं उस पर आता हूँ, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी भी हिंदू कम्युनिटी के बराबर है। और हिंदू कम्युनिटी, और मैंने हमेशा, जब मैं 3.5 साल 4 महीने चेयरमैन रहा, तो मैंने जलसों में कहा कि हमारे पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो बाई चॉइस पाकिस्तानी हैं, वरना इनके पास उस वक्त मौका था ये चले जाते, कुछ और लोग गए हैं ये भी चले जाते, ये बाई, और हमसे 1% ज़्यादा मुहिब्बे वतन है। और मेरे दौर में कटास राज हो, कालीबाड़ी मंदिर हो, या अपना साधु बेला हो,
ये डॉक्टर रमेश साहब भी जानते हैं, मेरे ही दौर में अगर कुछ हिंदू भाइयों के लिए ज़्यादा काम हुआ है तो मैंने अपने दौर में किया। इसके साथ सिख बिरादरी है, उनके लिए अगर मैंने काम किया वो इन्हें पता है, बहुत बड़ा काम किया। जैसे यही जो अब कॉरिडोर है अपना, क्या नाम है, करतारपुर, वहाँ मैंने अंगीठा साहब बनाया। एक अंगीठा साहब सिर्फ इंडिया में है, कहीं नहीं था। मैंने यहाँ पाकिस्तान में बनाया ताकि गुरु ग्रंथ साहब जब वो बिरद स्वरूप उसको कहते हैं, वो बुजुर्ग या उनके कागज़ फट जाते हैं तो उनको फिर जलाया जाता है मुकद्दस अंगीठी में, फिर उनकी राख पानी में बहाई जाती है, वो मैंने पाकिस्तान में बनाया। फिर इसी गुरुद्वारे की जो चारदीवारी थी वो मैंने बनाई, उससे पहले नहीं थी। सही। 3 गुरुद्वारे मैंने खोल दिए। अब जो बात अपना डॉक्टर रमेश साहब कहते हैं कि इसका सरबरा सिख या हिंदू होना चाहिए, तो जो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है उसके सरबरा, उसके प्रधान तो सिख ही होते हैं। मैंने अपने दौर में कोशिश की और हिंदू भाइयों को कहा कि आप जो पाकिस्तान जो अपना मंदिर मैनेजमेंट कमेटी भी एक बना लें और उसमें आपका चेयरमैन बनाएं। इन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन ये फिर इकट्ठे ना हो सके। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में जिस तरह से हुकूक का ख्याल रखा जा रहा है वो मैं समझता हूँ इंडिया में तो जो कत्ल गारत गरी जिस तरह मुसलमानों की कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी और अगर कोई इक्का दुक्का वाकया जाती मफादात की वजह से किसी बदमाश ने किया है किसी और ने, तो बिल्कुल ये असल में मामला ये है कि इसमें जो फहरिस्त में बात भी की गई है राना साहब, उसमें है कि मुनज़्ज़म तरीके से ममालिक इवेक्यू ट्रस्ट के अंदर, एक मिनट जी इवेक्यू ट्रस्ट के अंदर, मुझे 1 मिनट बात करने दे। जी इवेक्यू ट्रस्ट के अंदर 1800 मंदिर और गुरुद्वारे हैं, 1800 मंदिर, जिसमें से सिर्फ 50 मंदिर और गुरुद्वारे फंक्शनेबल हैं। बाकी सारे कोई लीज पे चले गए, किसके ऊपर कब्जा हो गया, किसके ऊपर क्यों। हमें इन चीज़ों को, हमें पता है कि मंदिर की किस तरीके से देखभाल होगी, कि हमने गुरुबंद उसका कमेटी बना दिया। मैं समझता हूँ ये माजी में भी नाजायज़ी थी, आज भी नाजायज़ी है। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया, ये मैंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को भी बताया, ये मैंने इमरान खान साहब को भी बताया, ये मैंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी बताया। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ज्यादती है और ज्यादती अभी तक होती रही है। रही बात आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात की, आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा असाइलम जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने दुनिया के अंदर लिए, उनके साथ भी असाइलम लिए मुल्क के हवाले से। मगर इस चीज में कोई शक नहीं है जो सदीक अल फारूक ने बात की कि हिंदू कम्युनिटी ने यहाँ पे बाय चॉइस पाकिस्तान को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वर्डिक्ट को लब्बैक कहते हुए कहा कि हम पाकिस्तान में रहेंगे। आज जो रहते हैं वो मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मगर बात पता है क्या, मैंने इसके ऊपर लिखा, इस पाकिस्तान के सबसे पहले मुहब्बे वतन भी वो हैं, पाकिस्तान के सबसे पहले वारिस भी वो हैं। मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा। ये वतीरा भाईजान, ये वतीरा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वतीरा आपको खत्म करना चाहिए कि जो भी रिपोर्ट आती है इंटरनेशनल हम उसको स्टेट अवे रिजेक्ट कर देती है। मैं समझता हूं नहीं, 7 सालों में आपने 7 सालों में माइनॉरिटी कमीशन की चीफ जस्टिस की दी हुई जजमेंट को क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया। आज जो माइनॉरिटी कमीशन बनी है, बड़ा 1 साल हो गया इंटरफेथ हार्मनी को, 1 साल में उसको अभी तक ऑफिस नहीं मिली है। बिल्कुल सही हो गया। ये अब आप देखें, ये अब आपकी हुकूमत में इसमें हम तो कह रहे हैं, मैं सिद्दीक साहब बात करें। जी बिल्कुल सिद्दीक साहब। और टू द पॉइंट मैं एक थोड़ा सा बात ये है कि 1800 मंदिर, पहली बात तो ये है कि जहाँ से अपना हिंदू मेजॉरिटी सिंध में है इंटीरियर में, उसके बाद कुछ 6-7 लाख रहीम यार खान और जो रियासतें हैं पुरानी बहावलपुर और बहावल नगर में हैं जी, वहाँ अक्सर मंदिर जो हैं प्राइवेट, इनकी जैसे हमारी मस्जिद कमेटियाँ मस्जिदें चलाती हैं, बिल्कुल औकाफ की मस्जिदें थोड़ी हैं, इसी तरह हिंदुओं की भी प्राइवेट जो कमेटियाँ प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक लम्हा बात सुन ले ना, बात सुन ले, आपने बात कर दी, मेरी बात भी सुने। मैंने भी इसको 3.5 साल डील किया है। अब वो इलाका जहाँ हिंदू कोई भाई बहन है ही नहीं और वहाँ कोई मंदिर, मैंने तो एक मर्तबा वहाँ उसकी कौन देखभाल करेगा, कोई पूजा करने वाला नहीं है जी। मैंने एक मर्तबा, मेरे पास हमारे हिंदू भाई कुछ बैठे हुए थे, मैंने मजाक में कहा कि यार यूं करो
कि हमारी बहुत सी मस्जिदें भी वीरान पड़ी हुई तो वो हेरिटेज बन मुसलमानों जाती है। के अक्सरियती मुल्क में ऐसा करो, आप हमारी मस्जिदें ठीक करा दो, मैं आपके मंदिर ठीक कराता हूं। तो वो हंस पड़े, उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता। सही, तो जहां ठीक है। लोग ना हो, बिल्कुल पूजा नहीं, पाठ जिस करने जिस वाले, वहाँ भावनगर मंदिर की क्या- आपने क्या बात की मंदिर है, क्या वहां होगा? पे यही मामला रहा है कि वहां उस तरह से नहीं है। तो हाँ। हमारा मेरा अपना वो अबाया का, तो चीजें मैं हेरिटेज हो जाती हैं। ठीक है। नहीं, इधर अच्छा चले जाएं जी। मैं वो चीजें चकवाल हेरिटेज चले हो जाएं, जाती बिल्कुल है। वो पिंडी चीजें जा मुझे जाएं, ब्रेक हेरिटेज लेना है, जाती हैं। ब्रेक लेना है। चले मैं समाप्त जाएं, दूसरे- समाप्त जरूरी बेहतर है। मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। राना ताहिर साहब का भी तजिया लेते जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये जो फहरिस्त सामने आई है, इस फहरिस्त के मुताबिक जो हम गुफ्तगू इस वक्त कर रहे हैं, डॉक्टर रमेश कुमार साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहे हैं, सदीक अल फारूक साहब भी बात कर रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि इसमें पाकिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म तौर पर खिलाफ वर्जियों की हम जो बात कर रहे हैं कि किसी जगह किसी किस्म की कोई इबादत गाहों को मुनज़्ज़म तरीके से कोई तबाह किया जा रहा हो, या मुनज़्ज़म तरीके से कोई मामलात किसी को रोकने के हवाले से, उनके मज़हब से रोकने के हवाले से चीज़ें हों, ऐसी चीज़ें हमें बहरहाल वो आज तक कोई इल्म नहीं हो सके। हाँ, इनफरादी तौर पर कोई झगड़ा है, पिछले दिनों में भी एक मामला हुआ, वो ज़रूर है, वो किसी भी मज़ाहिब के दरमियान आपसी भी हो सकता है या वो मामलात हो सकते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर और मुनज़्ज़म तरीके से जो बात हो रही है। राना ताहिर साहब, पाकिस्तान में मैंने जैसे अर्ज़ किया कि यहाँ रहने वाली अक़लियत, वो अक़लियत नहीं, बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तानी एक अक़लियत, हम एक लफ्ज़ है शायद उसको भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, वो पाकिस्तानी उससे बढ़कर हैं जो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो फिर भी ऐसे मामलात पाकिस्तान का नाम सामने आ जाए, थोड़ा हैरान कुन तो होता है इंसान। देखें मुदस्सर, इस पे हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका से आप इस किस्म के ही किसी किस्म की रिपोर्ट की तवक्को कर सकते हैं। वो मोदी जो कुछ भी कर रहा है हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो अमेरिका की शय पर कर रहा है। और मैं आपको गुजारिश करूं कि मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये अर्ज़ कर रहा हूं कि गुज़श्ता 72 सालों में पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, अक़लियतों के हकूक़ का हर हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ किया है और इसके लिए भरपूर कोशिश की है। बाकी जहाँ तक मामलात हैं, आप देखें इनफरादी वाक़यात वेस्ट में नहीं होते, मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या कुछ होता है वहाँ पे, कभी फ्रांस में, कभी किसी जगह, कभी डेनमार्क में, कभी कहीं। तो ये चीज़ें जो हैं, अमेरिका में क्या होता है, इस सारी सूरत हाल के बावजूद क्या अपने उनके मुल्क में कोई मजहबी आज़ादी पूरी उस तरीके से, वो कहते हैं ये इनफरादी वाक़यात कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अक़लियतें जो हैं वो कहीं ज़्यादा हमसे मुहब्बे वतन है। वो पाकिस्तान के, जैसे सदीकुल फ़ारूक साहब और डॉक्टर रमेश दोनों कह रहे थे, वो बाई चांस पाकिस्तानी हैं। जब तकसीम हिंद हुई थी तो हिंदुओं सिखों ने जो पाकिस्तान में क़याम पजीर हैं ईसाई भाई हमारे, उन्होंने खुद फैसला किया कि वो यहाँ रहेंगे। तो ये चीज़ कहना ये कोई इम्तियाजी सलूक, ये कतई तौर पर गलत है। हुकूमतों की नाअहली तो कह सकते हैं कि जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, वो हुकूमतों की नाअहली तो राना साहब हो सकती है कि वो काम नहीं कर रहे। हम अपने हॉस्पिटल्स और तालीमी इदारों की हद तक नहीं बना। जी 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 राना साहब, मेरी बात सुनो मेरे भाई। हुकूमतों की नाअहली जो है वो मुसलमानों के हवाले से भी तो है ना। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ का मुजाहरा करती रही है ना कि हॉस्पिटल है वो उसमें खंडरात है, स्कूल है उनमें खंडरात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाकी देखें वो मुल्की वसाइल को भी देखना होता है। दूसरी मुझे टाइम दे, मैं इनका माइंड क्लियर करूं। जी 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 अच्छा, मैं रमेश कुमार साहब ने देखें, रमेश कुमार साहब माइंड क्लियर करने की बात नहीं मेरे भाई, गुजारिश ये है मैं एक मिनट बात करूं, फिर आप लास्ट कमेंट करें। चल जी 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 डॉक्टर साहब, देखिए पहली चीज तो ये देखें, हिंदू मैरिज एक्ट बिल 72 सालों में 2017 में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीजन के बाद बना। आज फोर्स्ड कन्वर्जन का बिल, मैं मानता हूं कि इस्लाम के अंदर वेलकम है, हिंदुइज्म के अंदर वेलकम नहीं है। कन्वर्जन का कानून किस मुल्क में नहीं बना? मलेशिया में नहीं बना, इंडोनेशिया में नहीं बना, यूएई में नहीं बना, सऊदी के अंदर 18 साल उम्र की पाबंदी लग गई है, मगर हम यहाँ पे करने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के अंदर भेज देते हैं। भाई आप पे एक पर्सनल लॉ बन रहा है, उसको आप उधर क्यों भेजते हैं? ऐसी लोग, जब तक मुझे चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि यह मुआशरा बेहतर कैसे हो सकता है, मैंने कहा आपको करिकुलम को रिवाइज करना पड़ेगा कि इस पाकिस्तान को बनाने में
कायद-ए-आज़म के साथ जोगिंदर नाथ भी था, कायद-ए-आज़म के साथ ये एसपी सिंघा था कि पंजाब आज उसके पाकिस्तान का हिस्सा है। ये हमें चीज़ें लोग हिस्ट्री भूल गए। हमने दो नजरिए के ऊपर पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म ने कहा कि अब एक नजरिया चलेगा, आल आर इक्वल पाकिस्तानी, मगर उस नजरिए से हम हटे। तो हमें आज अगर अपनी गलतियों को दुरुस्त करना है, बिल्कुल ठीक है, गलती है तो मानना पड़ेगा, किया जाना चाहिए। मैंने तो कहा नायली जी, सिद्दीक साहब, अच्छा मुझे प्रोग्राम अगर हम को कहेंगे कि भाई हिंदू कोई मिलता नहीं है काबिल, मैं नहीं मानता। इसलिए जाना चाहिए कि इस्लाम कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। उसकी रोशनी में वो सिफारिशें करेंगी और वो फिर कानून बन जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में उस वक्त रद्द अमल हुआ जरूर जब 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह मोदी या ट्रंप हुकूमती सतह पर मुसलमानों के खिलाफ और गैर मुल्कियों के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं या मुहाजिरीन के खिलाफ कर रहे हैं, पाकिस्तान में किसी हुक्मरान ने ऐसा कभी नहीं किया। नवाज शरीफ ने, एक मिनट, नवाज शरीफ ने कराची में खड़े होकर कहा कि अगर एक हिंदू और एक मुसलमान मेरे पास आए और ये साबित हो जाए कि हिंदू के साथ ज्यादती हुई है तो मैं हिंदू के साथ खड़ा हूं। बिल्कुल ठीक हो गया, उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म कहा। ये बात असल में क्लियर है कि मुनज़्ज़म तौर पर हुकूमती सतह पर, और जो है कंपेयर करने की बात मैं उससे एग्री करता हूं डॉक्टर साहब, वो कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मुनज़्ज़म तो है ही नहीं सर, पाकिस्तान में बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है। इनफरादी तौर पर कोई है तो पूरी दुनिया में आया। उसके बाद मुझे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और बुलेटिन का वक्त हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सिद्दीक फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, राना ताहिर साहब आपको बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।